हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो अकेडमी। आज जो हम लोग एमसीक्यूज़ हल करेंगे वो कल्चर पर बेस्ड है, संस्कृति पर आधारित है। संस्कृति से संबंधित वीडियो बन चुके हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृति से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हमें विचार करना है। पहला, हर संस्कृति समग्रतापूर्ण होती है। दूसरा, संस्कृति समूह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। तीसरा, समूह विशेष के सदस्य संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। चौथा, लोगों की शारीरिक एवं जैविक विशेषताएं उसकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती हैं। तो यहाँ अगर हम आंसर देखें तो हर संस्कृति समग्रतापूर्ण होती है, यह बिल्कुल सही है। हर संस्कृति समग्रतापूर्ण होती है। संस्कृति समूह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। यह नहीं है। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है, समूह नहीं होता है। तीसरा, समूह विशेष के सदस्य संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, यह बिल्कुल सही है। संस्कृति जो विशेष संस्कृति के लोग होते हैं वो अपने कल्चर को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। किसी समूह में विशेष के सदस्य संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। चौथा, लोगों की शारीरिक और जैविक विशेषताएं उनकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके कल्चर्स के द्वारा ही उनकी शारीरिक और जैविक सारी विशेषताएं सब कल्चर के द्वारा ही होती हैं। शारीरिक और जैविक विशेषताएं जेनेटिक भी होती हैं। तो अर्थात यहाँ हमारा ऑप्शन सही क्या बन रहा है, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, सी में है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर बना यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहते हैं। अर्थात एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति के पूरे लाइफ स्टाइल पे पड़ रहा हो तो उसे क्या कहेंगे। संस्कृति संक्रमण, दूसरा प्रसरण, सी सादृशीकरण, डी समाजीकरण। तो इसे हम क्या कहेंगे, संस्कृति संक्रमण। एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है तो इसे हम संस्कृति संक्रमण कहेंगे, फैलने की तरफ है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब एक समूह के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि वे अन्य समूहों के सदस्यों से किसी तरह श्रेष्ठतर हैं तो उसे कहते हैं। ए निर्जातीयता, बी स्वसांस्कृतिक केंद्रीयता, सी निर्जातीय समूह, डी अहम केंद्रीयतावाद। तो यहाँ निर्जातीयता नहीं होती है। जब कोई भी ग्रुप अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे ग्रुप से कंपेयर करता है और अपने आप को उच्च समझता है तो उसे स्वजाति केंद्रीयता, नृजाति केंद्रीयता, एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। संदर्भ समूह पे से आप देखेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और संदर्भ समूह पे वीडियो बना हुआ है तो वहाँ इस चीज़ के बारे में डिटेल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कोई समूह की बात नहीं है और अहम केंद्रीयता की नहीं है, तो ये क्या है, स्वसांस्कृतिक केंद्रीयता कही जा सकती है। तो 3 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाज में पृथक जातीय समूह के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को कहते हैं। अर्थात समाज में पृथक मतलब अर्थात एक से अधिक निर्जातीय समूह होते हैं लेकिन वो साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ए समाकलन, बी सदृशीकरण, सी विलयन, डी सांस्कृतिक बहुलवाद। सदृश माने एक जैसे दिखने वाले लोग, विलयन माने विलय करना, समाकलन नहीं है, एक समान नहीं है, सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं जब बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके रहती हैं तो उसे हम सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। सबका अपना अपना अस्तित्व बना रहता है तो उसे ही हम सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। तो 4 का आंसर यहाँ हमारा हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन कुछ अधूरा है, यहाँ कुछ मिसिंग है तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सांस्कृतिक सापेक्षता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांस्कृतिक सापेक्षता के बारे में पूछ रहा है। पहला है, अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन अपनी संस्कृति के अनुसार करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, सभी समाज का मूल्यांकन
उसकी परिस्थितियों तथा उसके मूल्यों के अनुसार होता है। समसामयिक समाज का मूल्यांकन उसके अतीत के अनुसार किया जाता है। क्रियाएं जो कुछ समाजों में नैतिक होती हैं वही दूसरे समाजों में अनैतिक हो सकती हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन अपनी संस्कृति के अनुसार करने की प्रवृत्ति होती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ ये नहीं होता है, यह है नरजाति केंद्रवाद का अर्थ होता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ होता है कि कोई भी संस्कृति अपने परिस्थिति के अनुसार, वो न कोई संस्कृति अच्छी होती है न बुरी होती है, वो अपने परिस्थिति के अनुसार सही होती है। अर्थात जिस संस्कृति अगर हम अच्छी कहते हैं और वही कल्चर वही चीज़ें दूसरी संस्कृति के लिए बुरी भी हो सकती हैं, तो यहाँ सांस्कृतिक सापेक्षवाद की भी बात आ जाती है। तो यहाँ क्या है, इस यही है, सभी समाज का मूल्यांकन उसकी परिस्थितियों तथा उसके मूल्यों के अनुसार होता है। ये बिल्कुल सही है, उसकी परिस्थिति के अनुसार करते हैं। समसामयिक समाज का मूल्यांकन उसके अतीत के अनुसार होता है, अतीत के अनुसार उसका मूल्यांकन नहीं होता है। क्रियाएं जो कुछ समाजों में नैतिक हैं वही दूसरे समाजों में अनैतिक हो सकते हैं, बिल्कुल है। यहाँ सापेक्ष है कि जो चीज़ किसी एक समाज में अच्छी है तो दूसरे समाज के लिए वो बुरी भी हो सकती है। तो अर्थात हमारा आंसर यहाँ बन रहा है 2 और 4 जिसमें हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उस सांस्कृतिक निकाय जिसमें सांस्कृतिक तत्व विषम गति से बदलते हैं और भौतिक व अभौतिक पक्षों के बीच सामंजस्य भंग से बदलते हैं को कहते हैं। ए सांस्कृतिक विच्छेदन, बी सांस्कृतिक विघटन, सी सांस्कृतिक पिछड़ापन, डी सांस्कृतिक गैधवृत्ति। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार क्या करें, सांस्कृतिक तत्व विषम गति से, सांस्कृतिक तत्व विषम गति से अर्थात एक दूसरे की चाल बिल्कुल अलग हो, भौतिक व अभौतिक पक्षों के बीच सामंजस्य को भंग से बदलते हैं, मतलब उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं होता है। अर्थात भौतिक संस्कृति अगर आगे निकल जाती है तो अभौतिक संस्कृति क्या है, पीछे रह जाती है। सांस्कृतिक विलंबना पे वीडियो बना हुआ है, वहाँ इस चीज़ को आप देखें और अच्छे से समझें, बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या है, सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। अकबर महोदय ने सोशल चेंज, इनकी बुक है, 1922 में दी थी। उन्होंने इस बुक में ये बताया था कि जब क्या होता है, कई बार हमारी सोसाइटी में भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति हमारी आज भी वही है। हम रोज़ नई नई चीज़ें, रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जो चीज़ भौतिक है उसको अपनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकताएं, हमारे विश्वास, रूढ़ियाँ वो क्या है, आज भी वहीं की वही हैं। इसे ही सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। तो अर्थात 7 का आंसर हमारा यहाँ क्या होता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए सीखी जाती है, संस्कृति के बारे में हमें बताना है। संस्कृति सीखी जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संप्रेषित होती हैं। 3 अभौतिक है, 4 गतिशील है। तो संस्कृति क्या है, बिल्कुल सही, ये सीखी जाती हैं, एक दूसरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित होती हैं। अभौतिक है, यह केवल अभौतिक नहीं होती है, भौतिक भी होती है। तो अर्थात 3 ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं है। 4 गतिशील है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित हो रही है, उसमें चेंजिंग भी आते रहता है, भौतिक में भी अभौतिक में भी। तो ये क्या है, यह गतिशील है। तो 1, 2 और 4 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाता है। तो 8 का आंसर हमारे यहाँ बन रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एम.एन. श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप से पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को अभिज्ञानित किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या बताया था कि गतिशीलता होती है, निम्न जाति कि लोग उच्च जाति के कल्चर्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण, बी ब्राह्मणीकरण, सी परंपरागतीकरण, डी आधुनिकीकरण। तो हमारा ऑप्शन क्या सही, सीधा सा 9 का आंसर ए संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। तो यहाँ संस्कृति के रूप में पूछ रहा है, सामाजिक के रूप में भी देखेंगे तो मार्गन यही 3 तरह के समाज की भी बात करते हैं। ए प्राचीन, सामंती एवं औद्योगिक, बी नृशंसा बर्बरता सभ्य,
सी निचली मध्यम वर्ग की आधुनिक, डी आदिम परंपरागत प्रौद्योगिकी। तो यहाँ देखेंगे तो मार्गन ने 3 तरह के समाज की बात की है या 3 तरह की संस्कृति की बात की है, जंगली, बर्बर और सभ्य। तो निशंसता, बर्बरता और सभ्यता यहाँ आ जाता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं, अर्थात अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना। सांस्कृतिक वरीयता, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना, अपने समूह को श्रेष्ठ समझना, ये क्या कहलाता है? बहुत बार मैंने इसकी पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए आप लोग इसको बताइए। ए है आत्मसातकरण, बी गतिशीलता, सी आतंकवाद, डी निर्जाति केंद्रीयता। तो इसको क्या कहेंगे? सिंपल इजी निर्जाति केंद्रीयता इसको कहेंगे। तो 11 का आंसर हमारे यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? संस्कृतिकरण का यहाँ उदाहरण कौन सा है? ए वर्तमान नायरों में एक विवाह, बी नंबूदरियों में ब्रह्म विवाह, सी क्षत्रियों में सप्तपदी, डी कर्नाटक की कृषि जातियों में सप्तपदी। तो हमारा आंसर यहाँ होगा कर्नाटक की कृषि जातियों में सप्तपदी संस्कृतिकरण का उदाहरण है। तो 12 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? ए संदर्भ समूह से, बी प्राथमिक समूह से, सी हित समूह से, डी तृतीयक समूह से। संदर्भ समूह का वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा यह क्या है। एक संदर्भ समूह से संबंधित बात है। एक समूह जब दूसरे समूह से कंपेयर करता है तो पहला समूह दूसरा समूह क्या होता है? पहले समूह के लिए संदर्भ समूह कहलाता है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है? संदर्भ समूह से संबंधित है। 13 का आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन में किन 3 बृहद प्रकार की एक के बाद आने वाली संस्कृतियों का वर्णन किया है? ए चिंतनात्मक, नैमित्तिक व नैतिक, बी चिंतनात्मक, आदर्शवादी व तनात्मक, सी आदर्शवादी, आचार व चेतनात्मक, डी आदर्शवादी, नैतिक व आधारिक। सोरोकिन 3 तरह के संस्कृति की बात करते हैं जिसमें हर समाज इन तीनों संस्कृतियों से होकर गुजरता है, इसी तरह से समाज में परिवर्तन आता है। तो वो चिंतनात्मक, आदर्शवादी व तनात्मक 3 तरह के संस्कृति की बात करते हैं, जिसे कहीं विचारात्मक भी कहते हैं, आदर्शवादी, भौतिकवादी भी कहते हैं। तो इस तरह से 14 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से सिद्धांत संस्कृति का समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं? अर्थात संस्कृति की सभी चीज़ें जिसके अंतर्गत आ जाती हैं वो कौन सा यहाँ दृष्टिकोण है? ए विकासवादी, 2 विसरणवादी, 3 प्रकारवादी, 4 घटना क्रियावादी। तो क्या है? विकासवादी जो है, विकास अर्थात संस्कृति की संपूर्ण भाग में विकास की बात होती है, पूरी संस्कृति की बात होती है, तो विकासवादी हो सकता है। विसरण क्या? किसी विशेष कल्चर का फैलना, तो ये विसरण है, तो अर्थात ये पूरी संस्कृति में एक साथ नहीं होता है। प्रकारवादी यह भी पूरी संस्कृति पर लागू होता है, और घटना क्रियावादी यह विशेष संस्कृति पर लागू होता है, पूरी संस्कृति पे नहीं। तो अर्थात हमारा 1 और 4 जिसमें हो वो हमारा सही आंसर होगा। 1 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। 15 का आंसर हमारा क्या हो गया? सी। 1 और 3 इसमें है। तो यहाँ हम लोगों ने कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, और कल्चर्स पे फुल वीडियो बना हुआ है, कई पार्ट्स में है, आप वहाँ देखें और आसानी से इस टॉपिक को बहुत इजीली आप समझ पाएंगे और हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि यह सूत्र और डायग्राम विधि से बताया जाता है। तो कल्चर से संबंधित प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख लें, और आई थिंक यह आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।